खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी अगर हम ना मदद करते। मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक है, उन्होंने मुझे कहा कि हम, आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है केपीके में वो ये पीटीआई है, तो गो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है, तो उनको बनाने दें। हम, मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि देख लेना ये फैसला आपका सही साबित नहीं होगा। मैंने कहा मौलाना साहब मैं, ठीक है आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मेरी बात उन्होंने मान ली और वो हमने उनको मौका दिया। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि हमने जनाब जो है वो उस गवर्नमेंट को वहाँ बनने में कोई रुकावट नहीं डाली। एक मौका था कि आपको पता है कि एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पूरे सारे सूबों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, पार्टियों की गवर्नमेंट्स को उखाड़ के अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। हमारे लोग मुझे मजबूर करते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा साजगार माहौल है, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि आप इस हुकूमत को उल्टा सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। नहीं बनाई हमने वहाँ पे गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट को चलने दिया। तो हम अपना जो है ना वो, अगर वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती तो हम यही करते। ये हमारा एक असूल था। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला होता है कि हटाएं, आपका फैसला नहीं आता। इस सीडब्ल्यूसी का, जनरल काउंसिल का या पार्टी का फैसला नहीं है, वो फैसला सादर कर रहे हैं आपकी जगह पे। आपको क्या इख्तियार है भाई? क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं। अच्छा, अभी ये जो नैब का जो जज है, इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली केस का फैसला करें, और जस्टिस एजाजुल अहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं, बेटे तक तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपना जी, आपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराजात है वो नहीं आपस में मिलते। इस नैब में केस भेजो भाई। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहां बैठी हुई, इन्होंने भी भुगते। 150 पेशियां वहां भुगती। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया। जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए हैं। क्यों भागे? पूछा तो जाए। जज जो थे, जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे। मुझे बताया जाए, 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह भी कितनी, 10,000 रियाल तनख्वाह नहीं ली आपने। भाई नहीं ली तो और भी अच्छी बात है, नहीं ली तो इसमें बुरा क्या है? अगर ली होती तो फिर तो चले, आप फिर भी पूछते मुझे। ली नहीं है, उस पे आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और फिर फॉर लाइफ कर रहे हैं। यार कोई इसका कौन जवाब देगा? मुझे बताएं जरा। मैं बार बार
جب آپ پوچھتا ہوں سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، تو میرا پوچھنے کا یہ حق ہے اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرگ۔ اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی، اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک، آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے۔ اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہوتے اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے۔ میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔